कैसे हो भाई? सभी लोग बढ़िया चल रहा है जिंदगी में सब कुछ? नहीं चल रहा तो आओ भाई कुछ नया ट्राई करते हैं। तुमने पी डीडी के केस के बारे में सुना होगा। हॉलीवुड का जो रैपर था। तो भाई ये बंदा एसआर पे है, मैं इसकी वीडियोस बहुत पहले से देखता हूँ। तो इसने केस डाला था इसका, तो मैं कि चलो साथ में बैठ के रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्या मतलब, देखते हैं क्या होता है। तो भाई शुरू करते हैं पी डीडी का केस। बहुत कुछ मिला भाई इसके घर में से, बहुत कुछ। बेबी ऑयल वाली बातें तो सुनी होगी सबने। हम सब जानते हैं कि अमेरिका की हॉलीवुड कितनी ग्लैमरस और जानी मानी इंडस्ट्री है। इवन अमेरिका की म्यूजिक इंडस्ट्री को भी हॉलीवुड के कारण वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल पाया है और वहाँ के आर्टिस्ट दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट में काउंट होते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुम लोग भी उनके म्यूजिक को ऑन अ रेगुलर बेसिस सुनते होंगे। एंड तुम में से कई सारे लोग इन आर्टिस्ट को, इन एक्टर्स को आइडलाइज करते होंगे, अपनी इंस्पिरेशन मानते होंगे। लेकिन इन स्टार्स की चकाचौंध लाइन को देखकर हम लोग कई बार ये चीज भूल जाते हैं कि ये सारे के सारे स्टार्स इंसान ही हैं। एक ऐसे इंसान जो कि एक बहुत ही ज्यादा सही बात है भाई, किसी को ना इतना ज़्यादा आइडलाइज नहीं करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर कि फिर वो तुम्हें बुरा लगे ही ना। कि मतलब अगर वो कोई गलत काम भी कर रहा है तो तुम्हें लगे नहीं भाई वो कर रहा है तो सही होगा। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। देखो। डेंजरस गेम का पार्ट है। हम्म। एक ऐसा गेम जिसमें रूल्स वही बनाता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस होता है। एंड एक बार अगर कोई इस गेम में घुस गया तो उसका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड कि पीपल सेल देयर सोल्स टू द डेविल सो दैट वो अपनी लाइफ में फेम और सक्सेस अचीव कर सकें। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो डेविल है इट रियली एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड, जिसके चंगुल में फंसने के बाद लोगों के पास फेम और पैसा तो आ जाता है लेकिन देयर सोल्स आर हेल्ड कैप्टिव बाय हिम। एंड ये जो तुम डेविल इमेज अभी सोच रहे हो ये कोई आत्मा या फिर एक भेस नहीं इसने है। तो भाई लिटरली उसे डेविल ही बना दिया। आज हम एक ऐसे ही इंसान या फिर इंसान के रूप में मौजूद डेविल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम था शॉन जॉन कोम्स, also known as P. Diddy. Disgraced rapper Sean Combs. Musician Sean Diddy Combs. Developing at 5, music mogul Sean Diddy Combs back inside a federal courtroom here in New York. All right, trial dates now. भाई टाइम टू टाइम ना जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जैसे एमएनएम हो गया, वो लोग ना टाइम टू टाइम इस चीज़ को एड्रेस करते रहे हैं अपने अपने मतलब गानों के अंदर। धीरे धीरे करके वो बताने की कोशिश करी है उन्होंने, हिंट देते रहा है एमएनएम तो हमेशा ही। Has anybody heard of Eminem? You may not like some of the words he uses, but the man is brilliant. These are lyrics from Eminem, and he says we can just say, "What? I'm like a rapper." R-A-P-E-R. Got so many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? He's clearly calling Combs a rapper. शॉन जॉन कोम्स का जन्म 4 नवंबर 1969 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उसका बचपन टिपिकल नहीं था। वो वायलेंस, क्राइम और ट्रेजेडी से भरा हुआ था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसके पिता मेल्विन कोम्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो इलीगल ट्रेल्स में शामिल थे। इस घटना का शॉन के माइंड पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था। शॉन की माँ एक सिंगल मदर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई जॉब्स करा करती थी जिसके कारण वो शॉन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी। देख लो भाई, पेरेंटिंग अगर दोनों तरफ से ना हो पाए तो क्या केस होता है। मतलब उसकी माँ भी क्या ही करती, वो तो अपना बेस्ट देने की ट्राई कर ही रही होगी बेचारी, है ना, इतने सारी जॉब्स करके। अब या तो वो जॉब करती या फिर इसके ऊपर ध्यान देती। इस एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग का प्रभाव ये था कि शॉन छोटी उम्र से ही वायलेंस और क्राइम की चीजों से जुड़े नजर आने लगा था। उसका नजरिया और चीजों को हैंडल करने का तरीका भी काफी अलग और काफी अनएथिकल था। बचपन वही है ना, सबका अपना अपना देखने का तरीका अलग हो जाता है कि हम किस माहौल में फिर बड़े हो रहे हैं।
से ही शॉन काफी असर्टिव और इम्पोजिंग था एंड ही एंजॉयड बीइंग इन कंट्रोल। स्ट्रीट्स और गैंग लाइफ के एक्सपोजर ने शॉन को म्यूजिक में डीप इंटरेस्ट दिया, जिसके चलते उसने अपटाउन रिकॉर्ड्स में इंटर्न की तरह काम करना शुरू कर दिया था और अपने टैलेंट से सिर्फ 1 साल में वो वहां का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। लेकिन 1991 में एक बास्केटबॉल इवेंट जिसे शॉन ने ही प्रमोट करा था, उसके दौरान स्टैम्पीड में 9 लोगों की मौत हो गई थी और इस कंट्रोवर्सीज के चलते हुए 1993 में अपटाउन रिकॉर्ड्स ने उसे फायर कर दिया था। ना शॉन का इस इवेंट को प्रमोट करना और इन लोगों का मर जाना, क्या इनमें कोई कनेक्शन थे, दैट वी डोंट नो, पर फिर भी उसे अपटाउन रिकॉर्ड से फायर कर दिया गया था। भाई कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, तभी तो इतना बड़ा करा उन्होंने, फैसला लिया है कि अपने प्रेसिडेंट को निकालना पड़ा उन्हें, वाइस प्रेसिडेंट को। कुछ और लीगल ट्रबल्स के बाद उसने अपना खुद का म्यूजिक लेबल कॉल्ड बैड बॉय रिकॉर्ड्स शुरू करा था और म्यूजिक इंडस्ट्री इस बैड बॉय रिकॉर्ड्स के अंदर बिगी भी था में पावरफुल फिगर बन गया था वो, जहां उसने कई बड़े आर्टिस्ट के करियर्स को शेप किया था। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट ही डिड लॉन्च अ लॉट ऑफ म्यूजिक आइडल्स फ्रॉम दैट। बट रिसेंटली डीडी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। हमने देखा है कि कैसे पास्ट में भाई मैंने तो उसके 1-2 गाने ही सुने हैं सिर्फ, वो आम कमिंग होम शायद इसी का है ना, वही सुना है मैंने तो। डीडी के अराउंड कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, पर हर बार ही हैज मैनेज्ड टू सप्रेस देम एंड स्टे अंडर द रेडार। बट इस बार ये एलिगेशंस काफी ज्यादा सीरियस थे, जिन्हें छुपा पाना डीडी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। एक के बाद एक बड़े बड़े नाम डीडी के अगेंस्ट बोल रहे थे एंड वो चाहकर भी इस बार किसी भी एलिगेशन को दबा नहीं सकता था, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं छुपता है। एंड once a thing comes online or is uploaded online or talked about online, it will never disappear. बट इससे पहले कि हम इन allegations और डीडी के खिलाफ चल रहे केसेस के बारे में बात करें, हमारा डीडी का पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका डीडी के अगेंस्ट हुए केसेस पर डायरेक्ट रिलेशन आता है। So this information is important if you want to go deep dive into Diddy's case. शक्ल से हरामी लग रहा है तो बहुत ज्यादा ना। डीडी के टोटल में 7 बच्चे हैं और उसके टोटल में 4 डिफरेंट पार्टनर्स रह चुकी हैं। दरअसल हमेशा से डीडी की लाइफ में और वुमेन काफी बड़ा पार्ट रहे हैं एंड इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि डीडी हैज ऑलवेज बीन अ फिन। डीडी की सबसे पहली पार्टनर एक फेमस मॉडल नेम्ड किम पॉटर थी। 1990s में डीडी के साथ एलिगेशन डाली है इसके ऊपर कि मारता था, वायलेंस करता था इसके साथ शायद। साथ रिलेशनशिप में आने से पहले भी किम का उनकी पहली शादी से 3 साल का बेटा था जिसका नाम था क्विंसी टेलर। लेकिन जब किम और डीडी की शादी हुई तो किम के साथ डीडी ने क्विंसी को भी अडॉप्ट कर लिया था। पर जैसा कि मैंने कहा, डीडी वाज अ fiend and you can never expect people like him to be loyal to just one person. इसलिए while he was in relationship with Kim, उसका मीसा हिल्टन नाम की एक फैशन डिजाइनर के साथ भी अफेयर चल रहा था और 1993 में डीडी ने उसके साथ अपने पहले बच्चे जस्टिन कोम्स को भी जन्म दिया था, जिसके बाद 1998 बचपन से ठरकी था क्या में उसके अपनी वाइफ किम के साथ एक और बेटा हुआ था। अच्छा, सेम टाइम पे। ओह, क्रिश्चियन कोम्स। देन इन 2006 डिडी और एक बिजनेस वुमन कॉल्ड सारा, अभी तुम ध्यान देना, इसने फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया है, चैपमैन ने मिलकर चेन्स कोम्स को जन्म दिया था। उसके जस्ट 5 महीने बाद डिडी और किम के ट्विन डॉटर्स डी लीला और जेसी का भी जन्म हुआ था। एंड लास्टली 2022 में उसकी एक मॉडल नेम्ड डैना ट्रेन के साथ भी एक और बच्चे, अरे भाई जहाँ जाता है बच्चे कर आता है, क्या बात है, हुई थी जिसका नाम था
लव शॉन कोम्स। आई नो ये काफी कॉम्प्लेक्स सही लग बात रहा है, बहुत होगा ज्यादा सुनकर complicated हो गया। तुम्हें, बट दैट्स जस्ट द काइंड ऑफ मैन डिडी वाज। एंड माइंड यू कि इस पूरे वक्त ये टाइम फ्रेम में एक्सेप्ट हिज लेटेस्ट डॉटर डिडी वाज कमिटेड टू किम पोर्टर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, डिवोर्स तो दिया ही नहीं है। डिडी के किम के साथ टोटल 4 बच्चे थे, उसके बाकी के 3 बच्चे दूसरे पार्टनर्स के साथ थे। एंड डिडी और किम के बीच का रिश्ता भी एक शॉर्ट ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जैसा ही था, क्योंकि उनके पूरे रिलेशनशिप का स्पैन में, दैट इज फ्रॉम 1993 टू 2007, उनके बीच ब्रेकअप्स और पैचअप्स काफी ज्यादा कॉमन थे। लेकिन इन 2007 जब किम को डिडी के दूसरे औरतों के साथ अफेयर्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने डिडी के साथ सारे एग्जिस्टिंग रिश्ते तोड़ दिए और सिर्फ अपने बच्चों के लिए डिडी के साथ एक न्यूट्रल रिलेशनशिप मेंटेन करने का फैसला लिया। तो एक जो वीडियो वायरल हुई थी कि वो पिटाई कर रहा था एक लेडी की होटल के बाहर, यही होगी मेरे ख्याल से फिर वो। उन्होंने एंड दीज आर जस्ट दोज वुमेन जिसके साथ डिडी के बच्चे हुए थे। वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग हिज अदर अफेयर्स, बट डिडी की असली कहानी इस ब्रेकअप के बाद शुरू हुई थी। ऑन नवंबर 2023 में जब डिडी की लॉन्ग टाइम पार्टनर कैसेंड्रा वेंचुरा ऑल्सो नोन एज केसी ने सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर डिडी के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉ सूट फाइल अच्छा, ये थी वो लॉ सूट फाइल करने कर वाली। दिया, जिसमें उन्होंने एलेज करा कि उनके साथ डिडी कई सालों से फिजिकल और इमोशनल शोषण करते आ रहा था। Sean Diddy Combs, a former model, has filed suit accusing the hip-hop mogul of drugging and sexually assaulting her in 2003. It's the 6th lawsuit alleging abuse by Combs. दरअसल केसी की डिडी से पहले मुलाकात 2005 में हुई थी, जब वो सिर्फ 19 साल की थी। एंड एट दैट टाइम डिडी केसी की उम्र का डबल था। उनकी पहली मुलाकात के बाद डिडी ने उन्हें बैड बॉय रिकॉर्ड्स के अंदर साइन कर लिया था और उनका डेब्यूट एल्बम भी रिलीज उसने वहीं से करवाया था। बट इन दोनों का तो ये फेम का लालच देता है, बदले में फिर ये फेवर मांगता है। फिर अगर कोई एक बार राजी हो जाए तो फिर ये एज ए स्लेव रख लेता है उन्हें, है ना? यही होता रिश्ता होगा। प्रोफेशनल होने के साथ साथ रोमांटिक भी था, क्योंकि 2007 में किम पोर्टर से ब्रेकअप करने के बाद डिडी एंड केसी स्टार्टेड डेटिंग इमीडिएटली। डिडी के म्यूजिक लेबल में साइन होने के बाद केसी को फेम मिल रहा था, उनके म्यूजिक के लिए उन्हें ऑडियंस मिल रही थी और उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिल रहा था। लेकिन समथिंग वाज नॉट राइट। बहुत जल्द ही केसी को एहसास होने लगा कि डिडी ने उसके लाइफ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो केसी की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसलों में इंटरफेयर करता था और उसकी हर चाल पर भाई साइको है ये, हर चीज के ऊपर कंट्रोल चाहता है, अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी नजर रखता था वो। इट इज सेड कि बिटवीन 2011 एंड 2012 केसी और फेमस रैपर किड क्यूडी के डेट करने के रूमर्स आ रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू केसीज लॉसूट, तब डिडी ने ही प्लॉटिंग करके किड क्यूडी की कार ब्लास्ट करवा दी थी। दिस वॉज द लेवल ऑफ क्रेजी जिसके साथ केसी डील कर रही थी। डिडी भले ही खुद अपनी पार्टनर्स पे दूसरे लोगों के साथ चीट करता था, पर भाई ये टूपाक वाली है और चीजें मेंशन नहीं कर रहा शायद, एंड में उसको करेगा। केसी का किसी और के साथ होने की भनक लगना भी इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए उसे मजबूर कर देता था। एंड जस्ट लाइक दैट, शुरुआत में मैंने जो डेविल से डील करने की बात करी थी, वो केसी की जिंदगी का सच बन चुका था। एंड डिडी वाज द डेविल हिमसेल्फ। अकॉर्डिंग टू केसी, उसके पहले एल्बम आने के बाद से ही डिडी ने उसके साथ गलत चीजें करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें जबरदस्ती अननोन पिल्स और सब्सटेंस दिया करता था, मेल्स वर्कर के साथ इंटरकोर्स करवाने के लिए फोर्स करा करता था, while he filmed the entire thing and cucked himself। अगर केसी कभी भी रिफ्यूज करती या फिर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती तो डिडी उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता था, जिसे डिडी के स्टाफ भी विटनेस कर चुके थे बहुत बार, पर किसी ने भी कभी भी डिडी को कुछ नहीं बोला। जैसे कि मैंने ऑब्वियसली भाई, जब पैसे दे के मुंह बंद कर देगा तो कौन ये आवाज उठाएगा फिर इस चीज के लिए? जो पिस रहा है वो पिस रहा है। कहा, डिडी काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था एंड केसी का पूरा करियर उसके हाथों में। अब तुम ये देखो ना कि भाई बाहर से बंदा कैसा दिखता है और इन रियलिटी बंदा कैसा ही होता है।
में था, उसकी मुट्ठी में था, जिसके कारण वो भी डीडी के अगेंस्ट जाकर कुछ कर नहीं सकती थी। केसी ने 11 सालों से भी ज्यादा समय तक ये सब कुछ चुपचाप सहा। एट इट ओनली एंडेड इन 2018 जब केसी ने फाइनली डीडी के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए थे। एंड कट फॉरवर्ड टू 2023, केसी फाइनली स्पोक अप अबाउट इट। बट स्टिल लोगों का इन सारी बातों पर या फिर इन सारे एलिगेशंस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी बनी हुई है डीडी की कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है और वो उसने अपनी इमेज जो है मेंटेन करके रखी हुई है। दिखने में तो काला है, इमेज तो वाइट है। कि उनके सामने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया था जो कि ये इंडिकेट कर सके कि हाँ डीडी ने सब कुछ करा है। नाउ लेट मी प्रेफेस दिस थिंग, डीडी ने इससे पहले भी बहुत सारी चीजें करी होंगी, लेकिन यहाँ से केसी की स्टेट डीडी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई थी। लेट्स नाउ कंबाइन दिस विद द फैक्ट कि डीडी ने केसी के साथ आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटलमेंट कर लिया था और उसके ऊपर लगे चार्जेस भी मोस्टली सारे ड्रॉप हो गए थे। तो डीडी और केसी का केस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एंड कहीं हद तक डीडी के ऊपर जो केसी ने सारे एलिगेशंस लगाए थे वो भी कहीं हद तक मिट गए थे। पर कुछ महीनों बाद CNN ने एक 2016 देखो ये वाली वीडियो कह रहा था मैं तुम लोगों को की CCTV फुटेज पब्लिश करी जो कि लॉस एंजलिस के किसी होटल की थी। उस फुटेज में ये क्लियरली विजिबल था कि कैसे डीडी केसी को जानवरों की तरह मारकर अपने होटल में ड्रैग करते हुए ले जा रहा था। ये फुटेज बाहर आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। एंड एवरीबॉडी रियलाइज्ड कि डीडी एक्चुअली में कैसा आदमी था। इस वीडियो के लीक होने के तुरंत बाद डीडी ने एक अपॉलॉजी भी इशू करी थी, लेकिन एट दिस पॉइंट वो सिर्फ भांडा फूट गया था अब तक इसका। डैमेज कंट्रोल था जो कि मिजरेबली फेल हो रहा था। पर ये तो वही है, अब सर्जरी करवानी है लेकिन बैंडेज लगा के काम चला रहा है। सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि केसी के साथ जो हुआ था इट वाज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। केसी के पब्लिक में आने के बाद एक डोमिनो इफेक्ट सा चलना शुरू हो गया था, क्योंकि काफी सारे बड़े नाम डोमिनो इफेक्ट मतलब चिंगारी सामने आने लग गए थे जो डीडी के रॉन्ग डूइंग्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड थे। केसी के लॉसूट फाइल करने के कुछ ही दिनों बाद जोई डिकरसन नील, जिनकी डीडी से मुलाकात 1991 में हुई थी, उन्होंने भी लॉसूट फाइल करते हुए शारीरिक और फोर्स। अब फिर सबको ना मौका मिल गया कि कोई एक बंदा शुरुआत कर दे, भाई हम तो रेडी है ना। उसने शुरुआत करी, अब ये आई, इसके बाद कोई और भी आएगी के चार्जेस लगाते थे डीडी पर। इसी तरह जैन डोई ने भी अपने साथ हुए क्राइम्स को पब्लिकली डिस्कस करा, जिसमें उन्होंने बताया कि 34 ईयर ओल्ड डीडी ने उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में माइनर थी तब ये ट्रैफिक करवाया था और फिर अपने रिकॉर्ड लेबल के एसोसिएट के साथ मिलकर फोर्सफुली उनका किया था। नाउ अभी तक सारे के सारे एलिगेशन जो भी आ रहे थे वो लड़कियों की तरफ से आ रहे थे या फिर अब ट्विस्ट आएगा देखो, औरतों की तरफ से आ रहे थे। पर डीडी के क्राइम्स सिर्फ औरतों या लड़कियों तक सीमित बहुत बड़ा नाम पता चलेगा नहीं थे, क्योंकि रॉडनी जोन्स जो कि डीडी के म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और 2022 से लेकर 2023 के बीच डीडी के साथ ही रहा करते थे और ट्रैवल भी किया करते थे, उन्होंने भी पब्लिकली बताया कि कैसे डीडी उन्हें एक्ट करने के लिए फोर्स किया करता था और उन्हें कॉन्स्टेंटली वर्कर्स ढूंढ कर लाने को कहता था। उन्होंने ये भी बताया कि वो डीडी के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस करा था कि कैसे वो अपने विक्टिम्स को अपने पास लॉर करता था और फिर उनके ड्रिंक्स या फूड को के साथ स्पाइक करके उन्हें बेहोश कर दिया करता था, जिसके बाद वो उनके साथ अनस्पीकेबल चीजें करा करता था। और तो और वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड या फिर फिल्म भी करा करता था। भाई बहुत क्रीपी है। खुद रॉडनी भी डीडी के और ऐसे का शिकार रह चुके हैं एंड जो डिटेल्स उन्होंने सबके सामने लाए दे जस्ट सजेस्ट कि डीडी कितना बड़ा मॉन्स्टर है। डीडी के खिलाफ ऐसे
120 लॉसूट्स हैं, जिसमें से 60 मेल्स हैं और 60 फीमेल्स के द्वारा हैं। और द मोस्ट माइंड बेंडिंग थिंग हियर इज कि इन सब केसेस में से 25 केसेस माइनस के द्वारा करे गए हैं। बच्चों के द्वारा 25 बच्चों के द्वारा ये केसेस फाइल करे गए हैं इसमें। नाउ जस्ट इमेजिन कि कितनी ज्यादा मेस्ड अप सिचुएशन है ये एक्चुअली में। तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो शायद से इस वीडियो के कुछ नंबर्स आगे पीछे हो गए होंगे, मोस्टली आगे हो गए होंगे, सही बात या है, फिर आगे कुछ हो गए ऐसी होंगे। इंफॉर्मेशन बाहर आ गई होगी जिनसे कनेक्शंस ढंग से मैच नहीं हो रहे होंगे। सो फॉर योर कन्वीनियंस दिस वीडियो इज रिटन ऑन 10th October 2024. Just keep that thing in mind. Now carrying on. Just imagine how messed up this situation is. इन lawsuits में से एक lawsuit काफी इंटरेस्टिंग था, जो थे infamous Sinaloa कार्टेल के मेंबर अल्फ्रेडो पी गोंजालेस ने डीडी के अगेंस्ट फाइल करा था। इस लॉसूट में उस कार्टेल मेंबर ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे डीडी और उसके एसोसिएट बार बार उन्हें परसुएट करने की कोशिश करा करते थे कि वो उनके लिए अंडर एज बॉयज एंड गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करे और वो उन्हें यूएस लेकर आए। आई मीन इवन अ ड्रग कार्टेल रियलाइजेस दिस थिंग कि अंडर एज बच्चों को कंप्लीटली डीडी से दूर रखना चाहिए था एंड कि ये चीज करना गलत है। डीडी अपने इस घिनौने गेम्स में इतना ज्यादा डूब चुका था कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, विच ऑल्सो मेंट कि डीडी के रीच से बच्चे भी ऑफ लिमिट नहीं थे। नाउ तुम लोगों ने भी अभी तक थोड़ा थोड़ा सुन ही लिया होगा कि पी डीडी ने क्या क्या चीजें करी थी, कैसे वो बहुत ही ज्यादा हेनस पार्टियां करा करता था जिसमें वो लोग नो पार्टी लाइक डीडी पार्टी का शोषण करता था उन्हें ड्रग करने के बाद। एंड यस इट इज ट्रू कि कहीं सारे ऐसे एलिगेशंस के पीछे प्रूफ नहीं है, क्योंकि होंगे भी कैसे। डीडी वाज अ वेरी प्रोटेक्टिव गाय, लेकिन एक ऐसा एलिगेशन है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जो कि एक पॉप स्टार के ऊपर है। एंड इस स्टार का नाम तुम सबने पक्का सुना होगा। अब बहुत बड़ा नाम सुनने को मिलेगा तुम लोगों को, मैंने पढ़ ली थी वाली न्यूज पहले। ही इज जस्टिन बीबर। और इसने ना अपने एक गाने में मेंशन भी कर रखा है। बीबर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पोस्टेड 14 साल पुरानी वीडियो टाइटल्ड जस्टिन बीबर्स 48 आवर्स इसमें देखो कितना खुश दिखाई दे रहा है ये। डीडी वापस आजकल रीसरफेस होना शुरू हो गई है, क्योंकि डीडी के खिलाफ लगे एलिगेशंस के बाद उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से पलट चुका है एंड अब ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो गया है, क्योंकि उस वीडियो में जस्टिन सिर्फ 15 साल का था और खुश भी इसके बाद ही डिप्रेशन में गया था, इससे मिलने के बाद ही। While Diddy was तभी well हरकतें करने लग over गया था पब्लिक के साथ। 40 years old. जस्टिन के हाव भाव और बात करने के तरीके से लोगों ने ये स्पेकुलेट करने की कोशिश करी है कि जस्टिन देखो was actually uncomfortable, और तो और जस्टिन डीडी से डरा हुआ भी था। But you never really got देखो फर्स्ट वाले केस में ये कितनी ज्यादा मतलब ऐसे हाथ वाथ मिला रहा था, अब देखो डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा है जान। my number, so Right. my Okay. number. Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. लोगों को लगने लगा है कि मे बी यंग जस्टिन एक डीडी देखो जानबूझ के उसके पास जाने से डर रहा है, वो अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा है पूरी तरह से। का विक्टिम है एंड वो भी क्रूम हो चुका है डीडी से, क्योंकि अगेन दिस वॉज जस्टिन बीबर लिविंग विद डीडी फॉर 48 आवर्स, वो भी बिल्कुल अकेले बिना किसी और आदमी के इन्फ्लुएंस के। एक दूसरे वीडियो में हम ये तक सुन सकते हैं कि कैसे एक 15 यहाँ पे कितना मतलब क्लोजली खड़ा हुआ उसके वो। साल का जस्टिन डीडी को कहता है लेट्स गेट सम गर्ल्स, Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. which is such an inappropriate thing to say for just a 15-year-old kid. पर उसने ये चीजें सीखी कहाँ से? As we all know कि छोटे बच्चे एक स्पंज जैसे होते हैं, तो they only learn from their environment, और जिस environment में डीडी जैसा इंसान हो वहाँ से आदमी और क्या सीखेगा। लोगों को जस्टिन को लेकर कंसर्न्स और भी ज्यादा बढ़ गए जब उन्हें पता चला कि डीडी के ऊपर एलिगेशंस हाँ भाई
आने के बाद से ही जस्टिन काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था एंड ही वाज वेरी मच अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन। बट सवाल ये है कि जस्टिन और डिडी के बीच क्या रिश्ता था जिसके कारण आज इस केस में जस्टिन का नाम इतने प्रोमिनेंटली उभर कर आ रहा है। वेल, तुमने फेमस रैपर अशर का नाम तो सुना ही हाँ होगा। भाई, अशर ने इंट्रोड्यूस करवाया था बीबर को डिडी से। दरअसल अशर डिडी से अराउंड 1993 में मिले थे जब वो अराउंड 14 से 15 साल के थे और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के साथ उन्हें साइन कर दिया गया था डिडी के द्वारा। और तो और डिडी ने अशर की लीगल गार्डियनशिप भी ले ली थी एंड ही वाज लाइक अ मेंटोर टू हिम। दिस मेंट कि अशर छोटी उम्र से ही डिडी के साथ ही रहा करता था। एक पुराने इंटरव्यू में अशर ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे डिडी का घर हमेशा लड़कियों से भरा हुआ होता था और एक छोटी उम्र से ही उन्होंने काफी ज्यादा वाइल्ड और इनअप्रोप्रिएट चीजें विटनेस करी थी। Biggie Smalls was there, Lil Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans, Jodeci. जब उनसे उस इंटरव्यू में पूछा गया था कि इफ ही वुड एवर लेट हिज किड्स अराउंड डिडी तो उन्होंने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया था, which says a lot about Diddy. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. सही बात है, अपनों पे आएगी तो फिर बचाएगा ही भाई। कि डिडी ने और इसने भाई यही बंदे ने बीबर को इंट्रोड्यूस करवाया था। अशर के साथ क्या क्या चीजें करी होंगी बिकॉज देयर वर ऑल्सो सम रिपोर्ट्स अबाउट अशर हैविंग STDs बिकॉज ऑफ डिडी। बट अशर जब थोड़ा बड़ा हुआ और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के मैनेजमेंट का पार्ट बना तब उसने कुछ ऐसा करा जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था। इन द ईयर 2009 अशर ने 15 साल के जस्टिन बीबर को डिस्कवर करा था एंड ही यूज्ड टू एक्ट लाइक अ मेंटोर टू हिम। लेकिन जिस वीडियो के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा देर पहले बताया था उसमें अशर ने ये मेंटोरशिप गार्डियनशिप 48 आवर्स के लिए डिडी को दे दी थी। अशर ने एक बच्चे जस्टिन को, और अशर को पता था कि क्या होने वाला है, मतलब फिर भी उसने ऐसा करा, डिडी के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर नोइंग एवरीथिंग अबाउट डिडी ही स्टिल डिड इट, जो कि जस्टिन की लाइफ के लिए उस समय और अभी भी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है। उसके बाद से ही जस्टिन फ्रीक्वेंटली डिडी के साथ वीडियोस में दिखाई दिया करता था एंड जब भी जस्टिन उसके साथ होता वो हमेशा थोड़ा सा सहमा और नर्वस दिखाई देता था, जो कि लोगों ने अब नोटिस करना शुरू कर दिया है एंड एवरीथिंग सजेस्टेड कि जस्टिन खुद डिडी का विक्टिम रह चुका है। नाउ अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे डिडी बहुत ज्यादा वाइल्ड पार्टीज करा करता था एंड जस्टिन के साथ उसके किए गए एलिगेशंस को अगर हम थोड़ा सा साइड में भी रखें, और उसकी पार्टीज के अंदर भाई सारे बड़े बड़े फिल्म एक्टर आया करते थे। डिकैप्रियो हो गया, ये केविन हार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सारे, और ड्रेस कोड होता था। तो हमें डिडी के इस लाइफस्टाइल के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये चीजें इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि इनका एक पर्टिकुलर नाम भी है जो कि है डिडी पार्टीज। डिडी ये पार्टीज एज फार बैक एज 1990s और डिडी एक स्लैंग है, पता है इंग्लिश में, से ऑर्गेनाइज करता आ रहा है एंड एट दैट टाइम वो इन्हें वाइट पार्टीज के नाम से कहकर भी रेफर करा करता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन पार्टीज में आने के लिए इट वाज मैंडेटरी कि सब लोग वाइट आउटफिट पहन कर आए। ऑन सरफेस ये पार्टीज काफी ज्यादा पीजी और हार्मलेस दिखाई देती थी क्योंकि इन पार्टीज में काफी सारे बच्चे भी हिस्सा लिया करते थे, लेकिन डिडी और उसके साथ मिले लोगों के लिए असली पार्टी इसके बाद शुरू हुआ करती थी। यू सी, पार्टी के खत्म होने के बाद जब सारे लोग चले जाते थे तब डिडी की एक्चुअल डिडी पार्टी शुरू हुआ करती थी जिसमें सिर्फ इनवाइटेड लोग ही अलाउड थे। डिडी इन पार्टीज में सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही इनवाइट करा करता था एंड ये पार्टीज वेंट वे बियॉन्ड एनी नॉर्मल एडल्ट पार्टीज। नाउ इफ यू गाइस डोंट नो कि किसी भी रेगुलर एडल्ट पार्टी में लड़कियों का होना लोगों के बीच में इट इज़ अ वेरी कॉमन चीज़। तब तक ये सब कुछ ठीक रहता है जब तक सब लोगों की कंसेंट इसमें हो, लेकिन डिडी की पार्टीज में कंसेंट या फिर डिडी की लाइफ में कंसेंट नाम की चीज़ ये शब्द उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं, क्योंकि उसके पास पावर थी भाई, उसके पास पैसा था, वो दबा देता था हर चीज़ को। और शायद से इसीलिए डिडी सिर्फ गिने चुने लोगों को इन्वाइट करता था क्योंकि उसे पता था कि ये लोग कभी भी इन पार्टीज के बारे में ना कहीं बताएंगे और ना कभी डिडी के बारे में ये लोग अपना मुंह खोल
खोलेंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन पार्टीज में डिडी और उसके एसोसिएट्स अनसस्पेक्टिंग लोगों के ड्रिंक्स को ड्रग करा करते थे, जिसके बाद वो अपने होश खो देते थे उनको और molest डिडी करते के थे। इशारों पर बिना सवाल किए नाचा करते थे। और तो और डिडी लोगों को सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज करने के लिए भी परसुएड करा करता था। अरे भाई, और ब्लैकमेल भी किया करता था, क्योंकि वो हमेशा हाँ तो वीडियोस बना के रख लेगा तो फिर बाद में ब्लैकमेल तो करेगा ही ना भाई। इन सारे सेक्सुअल एक्ट्स को फिल्म करा करता था। दरअसल उसके घरों में कई रूम्स होते थे जो सिर्फ इस चीज के लिए डेडिकेटेड हुआ करते थे। जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग, हाउ डिस्गस्टिंग दैट इज। एंड उन रूम्स में कई कैमरास और लाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे होते थे टू मेक श्योर कि हर एक एंगल से फिल्म ढंग से हो। उन पार्टीज में कई सारे मेल वर्कर्स को डिडी बुलाया करता था, जिनके साथ वो कई विक्टिम्स को फोर्सफुली एक्ट्स करने के लिए मजबूर करा करता था। अरे भाई। ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटे या एक रात की चीज नहीं थी, बल्कि वो लोगों को देकर कई दिनों तक ये सब कुछ करवाता था। उन विक्टिम्स की हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि एट द एंड ऑफ इट उन्हें आईवी फ्लूइड्स के सहारे से नॉर्मल किया जाता था। इन पार्टीज में डिडी ट्रैफिकिंग, ड्रग, प्रोस्टिट्यूशन। भाई मैं यूट्यूब पर डाल सकता हूँ ये सब चीजें, इस बंदे ने तो डाल दी है। ब्लैकमेल और न जाने क्या क्या करता था लोगों के साथ। अकॉर्डिंग टू ऑल द लॉसूट्स, इन पार्टीज में जिन जिन के साथ शोषण हुआ था वो लोगों की एज 38 से लेकर 9 साल तक थी। 9 साल, 9 ईयर, दैट नंबर इज जस्ट बैफलिंग टू मी। 9 साल में आदमी को पता भी भाई सुनने में अनकंफर्टेबल लग रहा है बहुत ज्यादा। नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अपेरेंटली डिडी इन सब चीजों में अकेला जिम्मेदार नहीं था। लाइक आई सेड, इन पार्टी और डिकैप्रियो पीछे, मैं बोल रहा हूँ ना, थे भाई में काफी हाई प्रोफाइल एंड सेलिब्रिटीज आया करते थे, जिन्हें डिडी खुद इनवाइट किया करता था। तो ऑब्वियसली डिडी की इंसैनिटी को विटनेस और एंजॉय करने के लिए उसके साथ साथ हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्रीज के काफी बड़े पर्सनालिटीज भी हुआ करते थे। 1998 में जब डिडी ने अपनी पहली वाइट पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, तो उसमें अलेजिडली लियोनार्डो डिकैप्रियो को इनवाइट करा गया था। सो नेचुरली अब डिडी के खिलाफ इतने एलिगेशन। और भाई ये डिकैप्रियो भी ऐसा बंदा है, इसकी सारी गर्लफ्रेंड्स जो है भाई वो भी कम एज की रहती है, 20 से 25 के बीच में, या फिर मैं 20 भी ज़्यादा बोल दिया, 18 से 25 के बीच में, 26 के बीच में सारी मॉडल्स। लगने के बाद लोग क्वेश्चन करने लगे कि कहीं लियो भी इन पार्टीज का हिस्सा तो नहीं थे। बट उनकी टीम ने ये स्टेटमेंट रिलीज करी कि लियो कई सालों से डिडी के कांटेक्ट में ही नहीं है। बेसिकली जो भी लोग डिडी से क्लोज थे या उसके फ्रेंड थे वो ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं और ऐड हो चुके हैं। पूरी की पूरी कार्दाशियन फैमिली, पूरी कार्दाशियन फैमिली इंक्लूडिंग ट्रेविस स्कॉट एंड कान्ये वेस्ट, इन लोगों के बारे में भी अब नॉर्मल जनता स्पेकुलेट कर रही है कि उनकी इन पार्टीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बियोंसे के तो बियोंसे नहीं दिखा रहा है। Only the biggest name in this list are Jay-Z and Beyonce। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बियोंसे नहीं बता रहा, बताओ। जो कि डिडी के भाई ये जेजी है, ये जेजी तो नहीं लग रहा मुझे भाई, ये जेजी नहीं है यार। भाई गलती कर दी आपने एसआर पे। भाई जेजी ये है, दिख रहा है, हाँ ये है जेजी। लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स रह चुके हैं और इन पार्टीज में इन्वॉल्व रह चुके हैं। मैंने जेजी बोला, कुछ और बोला। इन दिस लिस्ट आर जेजी एंड पार्टी। किसी के ऊपर भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं, वी कैन ओनली स्पेकुलेट। डिडी के खिलाफ लगे प्लेथरा ऑफ एलिगेशंस को देखते हुए खुद अथॉरिटीज को इस मैटर में स्टेप इन करना पड़ा था। और इन मार्च 2024 भाई रेड पड़ी थी जब इसके घर में, और इसके साथ वाले घर में एकदम अभी काई सेनाट अपनी मैराथन कर रहा है। कुछ घरों को पुलिस के द्वारा रेड करा गया था। ऑन 25 मार्च 2024 HSI यानी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस ने डिडी के लॉस एंजलिस और मायामी वाले घरों पर रेड मारी थी और उन्हें उसके घर से काफी डिस्टर्बिंग, अब सुनना तुम चीजें क्या क्या मिला था, और सस्पिशियस चीजें भी मिली थी। उन्हें उसके घरों से काफी सारे फोन्स मिले जो कि डिडी के नाम पर थे।
एंड नारकोटिक्स मिले, फायर आर्म्स मिले, और सबसे वियर्ड चीजें जो उन्हें वहां मिली वो थे 1000 बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल एंड अराउंड 784 toys. All of these items basically confirmed the freak of parties allegations जो डिडी के अगेंस्ट लोगों ने फाइल करे थे. Also, पुलिस ने 25-year-old ब्रेंडन पॉल को भी अरेस्ट करा था जो कि allegedly डिडी के लिए प्रोक्योर किया करता था. इतना सब कुछ होने के बाद भी डिडी कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड करा था एंड सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रहा था. जब उनसे इतने ज्यादा बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल के बारे में पूछा गया तो डिडी के लॉयर ने जवाब दिया कि उसके घर में इतने सारे बॉटल्स होने का रीजन ये था कि डिडी को कॉस्को की तरफ से एक काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था. बाय द वे ये एक ऑयल कंपनी है एंड दैट्स व्हाई उसने इतने सारे बॉटल्स खरीदे थे. नाउ और किसी चीज के बारे में तुम कमेंट करो या ना करो, इस चीज के बारे में प्लीज कमेंट कर देना नीचे, क्योंकि आई रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस थिंग. एंड जल्द ही भाई ऑफर में मिला होगा ना सब कुछ. ये फॉल्स भी प्रूफ हो गए थे क्योंकि खुद कॉस्को ने सामने से आकर कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था. डिडी की ये गेम्स ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले थे. एंड फाइनली ऑन 16th September 2024 54-year-old डिडी was arrested and jailed on charges of trafficking, racketeering and transportation of prostitution. डिडी को अमेरिका के one of the most infamous prisons ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां जेफरी एप्स्टीन को भी रखा गया था एप्स्टीन आइलैंड वाले स्कैंडल में. लेकिन अथॉरिटीज का शक है कि इस केस में ये सब तो सेल ब्लॉक 1 में जाते हैं ना, ऐसे वाले केस तो पेडोफाइल वाले. और भी बड़े लोगों का नाम बाहर आ सकता है एंड इट इज वेरी वेल पॉसिबल कि वैसा होने से पहले डिडी को जेल में मरवा देने की कोशिश भी की जाए, जस्ट लाइक एप्स्टीन को मरवा दिया गया था. बट ऑल वी कैन डू इज जस्ट वेट एंड वॉच. डिडी ने 2 बार बेल के लिए अपील भी दी थी लेकिन कोर्ट ने दोनों बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया था. Also, Diddy refuses to eat anything in jail क्योंकि he is paranoid कि कोई उसे पॉइजन करके मार दे सकता है. It only suggests कि पूरे मेस के पीछे इसे भी बड़े लोग का हाथ है एंड खुद को बचाने के लिए डिडी को ट्रायल से पहले मरवा भी दिया जा सकता है. देखो अगर बियोंसी जैसी का हाथ हुआ तो वो तो ऑब्वियसली इसे मरवाने की कोशिश करेगी. जो लोग इन सब चीजों के पीछे हैं दे आर डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग नेम्स क्योंकि डिडी से भी ज्यादा बड़े लोगों की लिस्ट काफी ज्यादा छोटी है. ऑल्सो इफ दोज पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें हिंदी समझना आती हो. डिडी के अरेस्ट के तुरंत बाद कई बड़े बड़े म्यूजिक ग्रुप्स एंड लेबल्स लाइक यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, वार्नर म्यूजिक कंपनी एक्सेट्रा के CEOs ने तुरंत एक के बाद एक करके रिजाइन दे दिया, विच ऑल्सो मेक्स अ केस फॉर सम हायर पावर टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस केस. इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अभी फिलहाल 5 मई 2025 के लिए शेड्यूल्ड है. जब तक बचेगा वो कि इस केस में कोई गड़बड़ ना हो और सारे कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए सबसे पहली बात, और कड़ी से कड़ी सजा मिले. भाई इसने ना बट विद दैट अभी के लिए टूपाक वाला सीन बताया नहीं है. टूपाक के केस में भी इसी का हाथ था मर्डर में. PDD वाला केस यहीं पे समाप्त होता है एंड द रीजन I did not upload this video on SRP is मैं नहीं चाहता कि मेरा SRP वाला चैनल उड़ जाए. That is the only thing. This case तुम लोग को पता नहीं है ये चीज़, लेकिन a lot of companies that we are talking about in this, they are actually involved in a lot of things. इतना ही बोलूँगा मैं अभी के लिए. I don't want SRP my channel to just vanish into thin air. भाई मैं तो शुरुआत ही कर रहा हूँ, मेरा ना उड़ गया कुछ. SRP स्टोरीज भी नहीं चाहता हूँ मैं. मैंने इस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा काम करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. मैंने ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इसमें. मैं हूँ, डेब है, जेरी F है बाय द वे, एंड आई ऑल्सो हैव निर्भय. सो हम बहुत सारे लोग हैं, कशिश हैं, हम लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस चैनल पे. आई डोंट वांट दिस चैनल टू ऑल्सो जस्ट वैनिश, बट SRP आई स्पेशली डोंट वांट टू जस्ट वैनिश इन थिन एयर. और ऐसा हो जाएगा वो कि चैनल उड़ जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हुआ. सो जस्ट टू बी सेफ and just to give you like proper चीज़ें, I convinced myself to upload this video on this channel. इससे ज़्यादा मुझसे पूछना भी बात, क्योंकि मैं बताऊंगा भी नहीं तुम लोग को. एंड लेट्स जस्ट ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ को यहीं पे कि मैंने SRP पे क्यों नहीं अपलोड करा, SRP स्टोरीज पे क्यों अपलोड करा ये चीज़. बट ये अगर तुम लोग को मेरी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो. दैट इज जस्ट यूट्यूब कॉमन